नमस्कार, मैं कृष्णकांत आप लोग का स्वागत करता हूं टारगेट विथ नीतीश चैनल पे। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग करंट अफेयर्स का एक बहुत ही मजेदार टॉपिक जो हमेशा चर्चा का विषय बना रहता है, हमेशा उस पे बात होती रहती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। टॉपिक है भारत में लिंगानुपात, जन्म और मृत्यु दर। इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि सरकार क्या कदम उठा रही है कि लिंगानुपात का जो अनुपात है वो अच्छा हो। जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, लिंग भेद है, उसको कैसे कम किया जाए। समाज का क्या योगदान है, समाज में क्या बदलाव होनी चाहिए जिससे जो लिंग भेद है वो कम हो, लिंगानुपात अच्छा हो। इस सब के बारे में हम लोग अच्छे से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हाल ही में भारत के महापंजीयक द्वारा नागरिक पंजीयन प्रणाली पर आधारित भारत की जन्म मृत्यु संख्या की रिपोर्ट 2018 जारी की गई है। अभी हाल ही में 2018 में जो जन्म मृत्यु संख्या की रिपोर्ट है 2018 का, वो 2020 में अभी जारी की गई है हाल ही में। इस रिपोर्ट में देश के विभिन्न राज्यों के लिंगानुपात पर प्रकाश डाला गया है। ये जो रिपोर्ट आया है उसमें देश के जितने भी राज्य हैं, विभिन्न राज्य हैं, उसमें देखा गया है कि उन राज्यों का लिंगानुपात कैसा है। तो सबसे पहले जानेंगे कि लिंगानुपात होता क्या है। तो प्रति 1000 पुरुषों पर पैदा होने वाली महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। तो अब हम जानते हैं कि अब उसके प्रमुख जो रिपोर्ट है, इसके प्रमुख तत्व क्या है, इसका निष्कर्ष क्या निकला है। तो सबसे पहला है इसमें कि सर्वश्रेष्ठ लिंगानुपात वाला राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश है। वहां पर 1084 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। मतलब सबसे बेहतरीन सिचुएशन जो है अरुणाचल प्रदेश का है। वहां पर महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। और सबसे खराब लिंगानुपात वाला राज्य जो है मणिपुर है। मणिपुर में जो है 757 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। सोचने वाली बात है कि दोनों नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं। एक स्टेट इतना अच्छा परफॉर्मेंस में है और दूसरा जो स्टेट है वहां पे महिलाओं की स्थिति कैसी है कि वहां पे मतलब लिंगानुपात इतना खराब चल रहा है। उसके बाद तीसरा नंबर पे आ रहा है जो सर्वश्रेष्ठ लिंगानुपात वाले राज्य में अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड है। नागालैंड में भी अच्छा परफॉर्मेंस है। 952 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पे। उसके बाद मिजोरम है, वहां पे 964 है। केरल है, केरल में 963। कर्नाटक है, वहां पे 957 है। तो ये जो 952, 964, 963 और 957 है, ये महिलाओं की संख्या है 1000 पुरुषों पे। तो अगर हम बताना होगा तो हम ये ऐसे कह सकते हैं कि केरल का लिंगानुपात जो है 963 है। तो इसका मतलब ये है कि वहां 963 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पे। दिल्ली में लिंगानुपात जो है 929 है। इसको भी ये अच्छा नहीं कहा जा सकता है, लेकिन लगभग ठीक ठाक है। हरियाणा में 914 है, ये खराब सिचुएशन है। कश्मीर में 952 है, ये ठीक है। वर्ष 2018 में पंजीकृत जन्मों की संख्या जो है 2.33 करोड़ हो गई है। पिछले वर्ष 2.21 करोड़ जन्मों का पंजीकरण किया गया था। अब 2018, अब ये बात 2018 का इसलिए किया जा रहा है कि 2020 में 2018 का रिपोर्ट आया है, इसलिए जो है अभी 2018 में जो पंजीकृत जन्मों की संख्या है वो 2.33 करोड़ है। उसके पिछले वर्ष में जो है वो 2.21 करोड़ किया गया था। जन्म पंजीकरण का स्तर वर्ष 2009 में 81.3% से बढ़कर वर्ष 2018 में 89.3% हो गया है। तो इसमें भी काफी वृद्धि हुई है। इस संबंध में सरकार द्वारा किए गए जो प्रयास है कि कैसे लिंगानुपात में वृद्धि हो, उसमें सरकार का क्या योगदान रहा है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सरकार द्वारा कई योजनाओं को लागू की गई है। इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, बालिका सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना,
राष्ट्रीय महिला कोष, ये तमाम तरह की योजनाएं हैं जो सरकार के द्वारा लागू की गई हैं। अब महिला सशक्तिकरण योजनाओं में आने वाली चुनौतियां, इसके बारे में जानेंगे। तो योजनाओं को लागू करने के लिए पर्याप्त संसाधनों का अभाव है, योग्य कर्मचारियों का अभाव है, कानूनों की सही समझ नहीं होता है लोगों में, जागरूकता का अभाव है, कानून बन गया है लेकिन लोग जागरूक नहीं है, सही समझ नहीं है लोगों में। तो ये सब तमाम तरह की चुनौतियां हैं जो महिला सशक्तिकरण में सरकार के द्वारा बनाई गई योजनाओं हैं उनमें आ रही हैं। अब हम बात करेंगे कि सरकार और समाज का क्या योगदान होना चाहिए। तो सबसे बड़ी चीज होती है कि जागरूकता होनी चाहिए। ये सब जो चीज है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लिंगानुपात, ये सब जो मुद्दा है वो सामाजिक मुद्दा है। तो समाज और सरकार को मिल के जब काम करेंगे तभी ये सब मुद्दा जो है समाप्त हो सकता है। तो सबसे पहला मुद्दा आ रहा है कि भ्रूण हत्या को रोकने के लिए कानूनों को सख्ती से लागू करना। जो कानून बना हुआ है भ्रूण हत्या रोकने के लिए उसको बहुत सख्ती से लागू करना चाहिए। दूसरा है इसमें कि लड़कियों के लिए मुक्त और अनिवार्य शिक्षा, प्रोत्साहन देना चाहिए बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए, कि अनिवार्य और मुक्त शिक्षा मिलेंगी उन लोगों को। महिलाओं को नौकरी में आरक्षण दिया जाना चाहिए। ये भी एक मुद्दा है प्रोत्साहन के लिए कि लिंगानुपात और जो लिंग भेद है उसको कम किया जा सके, महिलाओं का उत्थान हो सके। शिक्षा प्रणाली में महिला सशक्तिकरण, दहेज एवं कन्या भ्रूण हत्या जैसी बुराइयों के बारे में समाज में जागरूकता पैदा करनी चाहिए। हमें बतानी चाहिए समाज में कि ये सब बुराई है, ये कुरीतियां हैं, इसको अब खत्म कर देना चाहिए। समाज जो है आधुनिक हो रहा है, हम लोग जो है 21वीं सदी में आ गए हैं। अब इन तमाम तरह की बुराइयों को खत्म कर देनी चाहिए। अब इससे ऊपर उठ के सोचना चाहिए। पांचवा है कि महिलाओं को बचपन से ही सशक्त और सामाजिक बनाना चाहिए ताकि वे खुद को कमजोर ना समझें। ये भी बहुत बड़ी चीज होती है कि हमेशा से ही हम लोग के जो पितृसत्ता सत्तात्मक समाज जो है, इसमें क्या है कि शुरू से ही लड़की हो के नाम पे कहा जाता है कि तुम लड़की हो, तुम कम बोलो, तुम धीरे चलो, तुम ज्यादा ना बोलो, तुम ऐसे बैठो, तुम ये करो। हमेशा लड़की को लड़की के नाम पे उसको बार बार याद दिलाया जाता है कि तुम लड़की हो। तो ये सब चीज जो है ये नहीं होनी चाहिए। समाज में जब बदलाव लाना है तो ये सब चीजों को हमें इग्नोर करना चाहिए और महिलाओं को बचपन से ही सशक्त और सामाजिक बनाना चाहिए ताकि वो खुद को पुरुषों से कमजोर ना समझे। खास तौर से आशा करते हैं कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा है। अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में बतलाइए कि क्या कमी है, कैसा लगा ये वीडियो। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।